सभी को नमस्कार। हमारा जो आज का विषय है वो है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी फेडरल पॉलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संवैधानिक तौर पर भारत को एक संघात्मक राज्य घोषित किया गया है, यानी भारत को संघात्मक शासन प्रणाली संजोए हुए एक राज्य माना गया है। संघात्मक शासन प्रणाली से सीधा सीधा अभिप्राय ऐसे राज्य से है और ऐसी राज व्यवस्था से है जिसमें दो प्रकार की सरकारें बने और दोनों प्रकार की सरकारों के कार्य और शक्तियां संविधानिक तौर पर अलग अलग निश्चित किए जाएं और दोनों सरकारें एक दूसरे के मार्ग में किसी भी प्रकार से आड़े ना आएं और दोनों सरकारें जो है एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्ति का किसी भी प्रकार से जो है प्रयोग ना करें, यानी दोनों को एक तरह से अलग अलग जो है रखा जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। यदि भारत को देखा जाए तो भारत में भी केंद्र स्तर पर अलग सरकार बनती है और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें जो हैं 29 राज्यों में अलग अलग 29 सरकारें बनती हैं। और जहाँ तक केंद्र सरकार का प्रश्न है भारत में, तो केंद्र सरकार हालांकि ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य सरकारें थोड़ी कम शक्तिशाली हैं, परंतु फिर भी भारत में एक अनोखे किस्म का संघवाद है, अनोखे किस्म की फेडरल पॉलिटी है। तो इसके बारे में आज हम विचार करेंगे कि किस प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में काम करता है और हमारा क्या वाकई हम फेडरल पॉलिटी हैं या हमारा जो फेडरलिज्म है उसका एग्जैक्ट नेचर क्या है। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं फेडरलिज्म के अर्थ की। तो फेडरलिज्म जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में आया है लातीनी भाषा से, यानी लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में आया है और अंग्रेजी भाषा का शब्द है फेडरलिज्म, जो कि लातीनी भाषा के शब्द फोइडस से बना है। और लातीनी भाषा में फोइडस का अर्थ जो है वो होता है कोई संधि या समझौता। और यहाँ पे अगर हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि संधि या समझौता जो है ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होता है और ये शक्तियों को लेके होता है या शक्तियों के बंटवारे को लेके होता है या फिर कार्यों और शक्तियों दोनों के बंटवारे को लेकर होता है कि दोनों सरकारें अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र निश्चित करेंगी और अलग अलग कार्य करेंगी, दोनों एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालेंगी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा और गहराई से कि फेडरल पॉलिटी जो है या संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है एक तरह से यदि आप और ज़्यादा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखने का प्रयास करें तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे देशों में जैसे कनाडा है, अमेरिका है, भारत है, इन सभी देशों में, ब्राज़ील है, इन सभी देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। परंतु संघात्मक शासन व्यवस्था कोई एक प्रकार की व्यवस्था नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था बहुत ही व्यापक एक अवधारणा है। कई प्रकार की संघात्मक व्यवस्थाएं हो सकती हैं और प्रत्येक प्रकार की संघात्मक व्यवस्था की जो है अलग अलग विशेषताएं जो है हो सकती हैं। प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार की संघात्मक सरकार चल सकती है या अलग अलग विशेषताओं वाली संघात्मक व्यवस्था हो सकती है। तो मोटे मोटे हम दो प्रकार की संघात्मक व्यवस्था डिस्कस करेंगे। एक तो इंटीग्रेशन के आधार पर संघात्मक व्यवस्था और एक है डिसइंटीग्रेशन के आधार पर संघात्मक व्यवस्था। अगर हम इंटीग्रेशन के आधार पर संघात्मक व्यवस्था का अवलोकन करें, इंटीग्रेशन मतलब जो है एक तरह से बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक राज्य जो है वो बना देना, या फिर जो है एक राज्य जो है बहुत सारे राज्य जो हैं वो छोटे छोटे भागों में स्वतंत्र थे और परंतु वो आर्थिक आधार पर उतने सक्षम नहीं थे, वो वीक थे या फिर उनके पास कोई अपनी सैनिक शक्ति नहीं थी, यानी एक तरह से वो कठोर शक्ति उनके पास नहीं थी, वो काफ़ी वीक थे और वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से जो है उनको इंटीग्रेट किया गया है
और उनको एक संघ के साथ जोड़ा गया है, उनको एक केंद्र के साथ जोड़ा गया है और उन राज्यों ने कोई संधि की है उस संघ से या उस केंद्र से और उसकी एवज में, उस संधि की एवज में उसने कुछ कार्य और शक्तियां जो उसकी खुद की थी वो उसने केंद्र को सौंप दी हैं या वो उसने जो है संघ को सौंप दी हैं और इस संधि में उन्होंने अपनी सुरक्षा करने का जिम्मा जो है वो केंद्र को दिया है और अपने लिए कार्य करने का जिम्मा जो है वो केंद्र को दिया है या अपने लिए कुछ उन्होंने फाइनेंशियल जो है आर्थिक मदद मांगी है या आर्थिक मदद लेने का जो है प्रण लिया है केंद्र से। तो यानी आर्थिक आधार पर और सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ये संधि की है केंद्र के साथ और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी शक्ति को केंद्र को दिया है ताकि केंद्र सरकार जो है या संघ सरकार जो है वो राज्यों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी करे और राज्यों को जो है सुरक्षात्मक जो है एक माहौल दे। तो इस तरह से दोनों के बीच में ये इंटीग्रेशन के आधार पर ये दोनों के बीच में जो है एक तरह से संघात्मक व्यवस्था जो है पनपी है या संघात्मक व्यवस्था के रूप में दोनों ने अपने आप को एक साथ जोड़ा है और अपनी शक्तियों और कार्यों को निश्चित किया है, अपने अलग कार्य निश्चित किए और केंद्र को अलग कार्य और शक्तियों से नवाजा है। और दूसरा जो प्रकार हो सकता है संघात्मक व्यवस्था का वो है कि राज्य बहुत बड़ा है और वो एकीकृत है पहले से ही लेकिन उसको बराबर भागों में बांटा जाता है यानी उसको डिसइंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे पहले हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, सभी राज्यों को एक करने की बात कर रहे थे आर्थिक और जो है सुरक्षा की दृष्टि से यानी सिक्योरिटी की दृष्टि से राज्य एक होने का प्रयास कर रहे थे। वहीं दूसरे प्रकार की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, उसमें राज्यों को बांटा जा रहा है, उसमें राज्यों को अलग किया जा रहा है क्योंकि वो एक ही संघ का हिस्सा है और उसको जो है अलग अलग शक्तियां उनको दी जा रही हैं। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि राज्यों की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, राज्यों की जो धार्मिक व्यवस्था है, राज्यों की जो लिंग्विस्टिक व्यवस्था है, राज्यों की जो संस्कृति है वो अलग है, इसलिए उनको अलग किया जा रहा है। या फिर बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है इसलिए उनको छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया जा रहा है किसी राज्य को। तो ये डिसइंटीग्रेशन के आधार पर संघात्मक व्यवस्था होगी। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में ये सेकंड प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है जिसको डिसइंटीग्रेटेड फेडरल पॉलिटी कहा जाएगा, जिसमें भारत क्योंकि बहुत बड़ा भाग था, भारत की भौगोलिक जो स्थिति तो वो बहुत व्यापक थी, तो उसमें राज्यों को अलग अलग जो है वो बांटा गया है, राज्य अलग बनाए गए हैं जो कि संघ से अलग नहीं है परंतु उनको प्रशासन की दृष्टि से उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अनेकता की वजह से उनको अलग अलग जो है वो बांटा गया है। और यही आधार भारत में राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन का भी यही आधार था कि राज्यों की भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी सामाजिक व्यवस्था अलग है, उनकी जो है उनका कल्चर अलग है, तो इसलिए उनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था। तो ये सेकंड वाला जो डिसइंटीग्रेशन वाला प्रश्न है ये भारत के संदर्भ में सही या सटीक बैठता है। वहीं यदि हम इंटीग्रेटेड सोसाइटी की बात करें, इंटीग्रेटेड देश की बात करें, तो अमेरिका के संदर्भ में ये बात सही बैठती है कि वहाँ के राज्यों ने मिलकर जो है एक ऐसे संघ का निर्माण किया है कि वो जो है उनकी कार्य और शक्तियाँ अलग हों और उन राज्यों ने इस एवज में जो है कि संघ से ये एक तरह से सहमति ली है कि जो संघ सरकार है या जो केंद्र सरकार है वो उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे और उनकी सुरक्षा संबंधी सहायता उनको प्रदान करे। तो अमेरिका के केस में ये फर्स्ट एग्जांपल जो है इंटीग्रेशन वाला वो सटीक बैठता है, जबकि भारत के केस में डिसइंटीग्रेट किया गया है, डिसइंटीग्रेटेड एक तरह से ये संघात्मक व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। खैर, परंतु भारत में एक यूनिक प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि
भारतीय व्यवस्था को ना तो पूर्णतः हम संघात्मक मान सकते हैं और न ही पूर्णतः हम इसको एकात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे जो है नस्लों के लोग हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। तो ये एक अनेकताओं वाला देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं भारत में, अनेकताएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक पहरावे हैं, अनेक खान पान हैं। तो भारत का जो एग्जाम्पल है वो भारत में इसलिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि यहाँ की सोसाइटी जो है वो प्लूरल सोसाइटी है। यहाँ की जो सोसाइटी है वो मल्टीकल्चरल एक तरह से सोसाइटी है। यहाँ पे अनेकताएं बहुत हैं, इसलिए भारत में एक ऐसी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है कि इन अनेकताओं को भी बनाए रखा जाए, राज्यों को भी अधिकार दिए जाएं, और परंतु राज्यों को केंद्र से अलग भी ना किया जाए। नेशनल इंटीग्रेशन का भी जो है मुद्दा संविधान निर्माताओं के समक्ष था कि एकता और अखंडता को भी खतरा ना पहुंचे, और साथ ही साथ भारत में ये जो मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुत सारी अनेकताएं हैं, इनको भी सुरक्षित रखने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए। तो इसीलिए एक अनोखी संवैधानिक व्यवस्था भारत में की गई है, एक अनोखा संघात्मक राज्य भारत को बनाया गया है, एक अनोखी संघात्मक प्रवृत्ति और प्रकृति का देश भारत को बनाया गया। हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक भारत का प्रश्न है, हम बात करेंगे कि भारत संघात्मक है या फिर एकात्मक है। सबसे पहले हम भारतीय संविधान को जो है उसका ध्यान रखते हुए ये बात देखेंगे कि भारत में कौन से ऐसे संवैधानिक उपबंध हैं, संविधान में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा भारत को एक तरह से संघात्मक सरकार बनाया गया है, यानी भारत को एक संघात्मक व्यवस्था बनाया गया है जिसमें दो प्रकार की सरकारें और दोनों प्रकार की सरकारों के कार्य अलग अलग निश्चित किए गए हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भारत किस तरह विशेष परिस्थितियों में एकात्मक व्यवस्था में भी तब्दील हो सकता है, और वो देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए यदि विशेष परिस्थितियां ऐसी आएँ तो भारत को एकात्मक व्यवस्था में भी तब्दील कर दिया जाता है। तो हम सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था के लक्षण पढ़ेंगे, संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान में लिखी गई हैं, और ये प्रयास करेंगे कि ये खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत जो है किस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है। फिर हम कुछ एक ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे जिससे ये साबित होगा कि भारत एक संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था है, और फिर हम दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि असल में भारत किस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में संघात्मक व्यवस्था की और संघात्मक प्रवृत्ति की। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार से संघात्मक बनाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले जो है बात आती है दोहरी शासन प्रणाली की। यदि ये देखा जाए डुअल पॉलिटी की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि किसी भी संघात्मक व्यवस्था का सबसे जो पहला गुण होता है वो होता है ड्यूअल पॉलिटी, यानी दो प्रकार की सरकारों का बनना, एक केंद्र सरकार का और दूसरी राज्यों की सरकार का। यदि इस तरीके से भारत को देखा जाता है तो बिल्कुल भारत में दो प्रकार की सरकारें बनती हैं, एक केंद्र में और दूसरी 29 राज्यों में अलग अलग सरकारें। केंद्र में जो सरकार बनती है उसके कार्य और शक्तियां अलग हैं, और जबकि राज्यों में या 29 राज्यों में जो भारत की सरकार बनती है, अलग अलग राज्यों की सरकारें जो बनती हैं भारत के प्रांतों में, उनके कार्य और शक्तियों को भारतीय संविधान में सीधे सीधे जो है डिफाइन किया गया है, उसमें सीधे सीधे उसकी व्याख्या संविधान में की गई है। तो इस दृष्टि से हम पाते हैं कि भारत बिल्कुल एक जो है संघात्मक शासन प्रणाली है। दूसरा कारण देख लेते हैं कि भारत को क्यों संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी संघात्मक व्यवस्था में, और शक्तियों का विभाजन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दो प्रकार की सरकारें बनती है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि भारत में दो प्रकार की सरकारें बनती है, केंद्र और राज्य सरकारें। तो भारतीय संविधान का अब यहाँ पे जिक्र आएगा कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है या नहीं किया गया है।
तो इस जो है क्वेश्चन का आंसर है यस। भारतीय संविधान में जो है शक्तियों का विभाजन बिल्कुल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत, 246 के तहत केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और कानून बनाने की शक्तियां केंद्र की अलग है और राज्यों की अलग है। इसी प्रकार प्रशासन चलाने की शक्तियां केंद्र की अलग हैं और राज्यों की अलग हैं। और इसी तरह से जो है आर्थिक शक्तियां जो है केंद्र की अलग हैं और राज्यों की जो है अलग है, यानी वित्तीय शक्तियां भी दोनों सरकारों की अलग अलग हैं। यदि हम और इस पॉइंट को और गहराई में जाके देखें तो हम पाते हैं कि आर्टिकल 246 के तहत 3 सूचियां भारत में बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और अनुवर्ती सूची। और तीनों सूचियों में क्रमशः 97 और 66 व 47 विषय हैं। और संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य सरकारों की होती है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं 47, उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों की होती है। परंतु यदि राज्य और केंद्र ने दोनों ने उस किसी एक विषय पे कानून बना दिया है तो केंद्र सरकार का कानून पहले माना जाएगा, यानी अपर हैंड है केंद्र का। यहाँ पे केंद्र सरकार का कानून ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। इसी तरह से बात कर लेते हैं अगले फीचर की, वो है लिखित संविधान। तो जहां भी संघात्मक व्यवस्था होगी, जहां भी संघात्मक सरकार होगी, वहां पे लिखित संविधान का होना जरूरी है। क्योंकि संविधान ही एक ऐसा प्रपत्र है, संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दोनों प्रकार की शक्तियों के कार्य और शक्तियों को जो है लिखा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। इसलिए जो है लिखित संविधान का होना बहुत जरूरी है। और यदि भारत को देखा जाए तो भारत में बिल्कुल लिखित संविधान है। भारत में तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का कोई बहुत बड़ा जो है एक तरह से झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ रिटन में है। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी भी है और भारत में रिटन संविधान है भी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कठोर संविधान। कठोर संविधान से हमारा अभिप्राय है कि संविधान में बहुत आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके, उसे कठोर संविधान कहा जाएगा। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में बिल्कुल कठोर संविधान की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि संविधान में बहुत आसानी से परिवर्तन कर दिया जाए या कोई एक ही सरकार संविधान में परिवर्तन कर दे तो दूसरी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो दूसरी सरकार की जो है शक्तियों को जो है अपने हाथ में ले सकती है और उसको बहुत ही कम कार्य और शक्तियां वो देगी यदि एक ही सरकार के हाथ में जो है संविधान का संशोधन करने की शक्ति चली जाए। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 है, 368 है, जिसके तहत जो संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो बहुत हद तक वैसे केंद्र को दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपबंध भी हैं जिनमें राज्यों को इन्वॉल्व किए बगैर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। राज्यों से भी पूछना पड़ता है, राज्यों के विधानमंडलों की सहमति लेकर ही बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें परिवर्तन होता है। तो भारत के संविधान को एक तरह से कठोर संविधान भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी संघात्मक व्यवस्था में जरूरी है, क्योंकि यदि केंद्र और राज्यों की आपस में कोई लड़ाई झगड़ा या तनाव बढ़ जाए तो उसके लिए एक न्यायपालिका की जो जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होगी और उस न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना पड़ेगा केंद्र से भी और राज्यों से भी, ताकि वो निष्पक्ष होकर जो है निर्णय कर सके। संवैधानिक अनुच्छेदों का सहारा लेके संविधान में जो व्यवस्थित संविधान में जो बातें लिखी गई हैं कार्य और शक्तियों को लेके, दोनों सरकारों के कार्य और शक्तियों को लेके उनके आधार पर बिना किसी सरकार के दबाव के वो निर्णय ले सके। तो भारत में बिल्कुल जो है न्याय व्यवस्था जो है वो बिल्कुल न्यायपालिका स्वतंत्र है और दोनों का यदि कोई झगड़ा या तनाव हो जाता है दोनों सरकारों के बीच में तो इस प्रकार की हमारी न्याय व्यवस्था है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय दे सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो संघात्मक शासन प्रणाली में जरूरी है वो है
न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका को सर्वोच्चता देने से अभिप्राय ये है कि दोनों सरकारों के ऊपर कोई दूसरी एजेंसी होनी चाहिए जो दोनों प्रकार की सरकारों के गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास कर सके। तो बिल्कुल भारतीय न्यायपालिका ऐसी ही न्यायपालिका है जो दोनों सरकारों से ऊपर है, जो दोनों सरकारों से सर्वोच्च है, यानी उनसे ऊपर है। और यदि कोई ऐसा मुद्दा आता है कि दोनों सरकारों की आपस में संविधान को लेकर, संविधान के उपबंधों को लेकर, या कार्यों को लेकर, या शक्तियों को लेकर, चाहे वो वित्तीय शक्तियां हैं, चाहे वो वैधानिक शक्तियां हैं, या चाहे वो प्रशासनिक शक्तियां हैं, यदि दोनों के बीच में इन विषयों को लेकर कोई मतभेद हो जाता है तो हमारी जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल एक तरह से सर्वोच्च है और उसका निर्णय जो है दोनों सरकारों के लिए मान्य होगा। दोनों सरकारों में से कोई भी सरकार न्यायपालिका से ऊपर नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही भारत में व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट है द्विसदनीय विधान पालिका। द्विसदनीय विधान पालिका से हमारा अभिप्राय है कि केंद्र के पास जो है दो सदनों वाली विधान पालिका हो। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में बिल्कुल दो सदनों वाली ही जो है दो सदनों वाली ही विधान पालिका है, जिसके लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। लोकसभा जहां लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि राज्यों के कार्य और शक्तियां अलग हैं, राज्यों के लिए संविधान में कुछ अलग अनुच्छेद हैं, चाहे वो अनुच्छेद 368 है जो संशोधन से संबंधित है, चाहे वो अनुच्छेद 246 है जो केंद्र और राज्यों की वैधानिक शक्तियों से संबंधित है। तो इन सभी जो है अनुच्छेदों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और राज्यों को उनकी शक्तियां देने के लिए, राज्यों को एक तरह से सांत्वना देने के लिए, राज्यों को एक तरह से इस बात की गारंटी देने के लिए कि जो राज्य हैं वो सुरक्षित हैं, उनकी शक्तियों को कुछ नहीं होगा और उनकी शक्तियां जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके लिए दो सदनों का होना जरूरी है। एक सदन तो केंद्र सरकार की विधान पालिका होगी और दूसरा सदन जो होगा उसमें एक तरह से राज्यों का प्रभुत्व होगा। उसमें राज्यों की बात कही जाएगी, राज्यों की शक्तियों की बात कही जाएगी, राज्यों की वकालत की जाएगी, राज्यों के अधिकारों की बात की जाएगी। तो इस दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो भारत बिल्कुल एक संघात्मक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है केंद्र सरकार के पास। एक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, या एक में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, या एक में केंद्र सरकार बनती है और जो दूसरा सदन है यानी राज्यसभा है उसमें राज्यों का नेतृत्व होता है और राज्यों की वकालत की जाती है। अब ये सारे जो पॉइंट हमने पढ़े, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में बिल्कुल एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि दो प्रकार की सरकारें हैं और भारतीय संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और भारत की राज्य व्यवस्था में वो सारे जो है पॉइंट मौजूद हैं, वो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो एक संघात्मक शासन प्रणाली में होनी चाहिए। चाहे वो जो है दो प्रकार की सरकारों का होना है, चाहे शक्तियों के विभाजन की बात है, चाहे वो लिखित संविधान होने की बात है, कठोर संविधान होने की बात है, संविधान की सर्वोच्चता का प्रश्न है, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रश्न है। तो ये सारे गुण भारत के पास हैं, इसलिए भारत को एक संवैधानिक रूप से भारत को संघात्मक व्यवस्था कहा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो भारतीय संविधान का यदि गहराई से दृष्टिपात किया जाए तो हम पाते हैं बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट हैं जो भारत को एक एकात्मक व्यवस्था में तब्दील कर देते हैं। वो कौन से पॉइंट हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। तो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ यूनिटरी नेचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में, डिवीजन ऑफ पावर इन फेवर ऑफ सेंटर। जैसा कि हमने अभी संघात्मक व्यवस्था के गुणों में देखा कि आर्टिकल 246 के तहत केंद्र और राज्यों की शक्तियों को जो है 3 अनुसूचियों में बांटा गया है और कानून बनाने की शक्तियों को 3 अनुसूचियों में बांटा गया है। तीनों के विषय अलग अलग हैं, परंतु जो संघ सूची के विषय हैं वो एक तो ज्यादा हैं और दूसरे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय भी हैं।
संघ सूची के विषय जो है वो ज्यादा हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं राज्य सूची के विषय कम भी हैं और वो कम इंपॉर्टेंट भी हैं, और समवर्ती सूची के विषय भी कम है, परंतु जो है उसमें भी अपर हैंड जो है वो केंद्र सरकार का है। इसलिए भारतीय व्यवस्था को कई जो आलोचक हैं वो एकात्मक व्यवस्था का दर्जा देते हैं, एकात्मक व्यवस्था ही भारत को मानते हैं। वही दूसरा पॉइंट है कि राज्य सूची के विषयों पर भी कई बार केंद्र सरकार के पास पावर चली जाती है कानून बनाने की। उदाहरण के लिए यदि भारत में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 360 के अनुसार यदि भारत में जो है आपातकाल की घोषणा हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में राज्य सरकारें भंग हो सकती हैं और राज्य सरकारों के जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि भारत देखने में तो जो है संघात्मक व्यवस्था है, परंतु यदि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार करती है तो वो राज्यों की वैधानिक शक्तियां अपने पास ले सकती है या प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां अपने पास ले सकती है अनुच्छेद 356, 352 और 360 का प्रयोग कर। इसके अलावा जो अन्य पॉइंट है जो भारत को एकात्मक व्यवस्था बनाता है वो है कि संविधान में परिवर्तन करने की जो राज्यों की शक्ति है वो नाम मात्र की है। ये भी आलोचकों का मानना है कि भारत को संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था कहा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में यदि अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन करना है तो ज्यादातर संविधान के बड़े भाग में या फिर ज्यादातर संवैधानिक संशोधन जो है केंद्र सरकार स्वयं कर लेती है, राज्य सरकारों से कुछ पूछती नहीं है, और बहुत छोटे से भाग में यदि परिवर्तन करना हो तभी राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति लेनी होती है। तो इस मामले में भी केंद्र सरकार का अपर हैंड है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों के पृथक संविधान का अभाव। कई आलोचकों का मानना है कि जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां केंद्र का संविधान अलग होता है और राज्यों का संविधान अलग होता है, राज्यों के कार्य और शक्तियां भी अलग होते हैं और संविधान भी अलग होता है, और बिल्कुल दोनों सरकारें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग होती हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही संविधान है और एक ही संविधान दोनों प्रकार की सरकारों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। रूल ऑफ लॉ जो है भारत में वो एक ही है और पूरे भारत में एक ही कानून की पैरवी होती है, पूरे भारत में एक ही कानून जो है वो चलता है। इसलिए भारत को एक एकात्मक व्यवस्था कहा जा सकता है, संघात्मक व्यवस्था नहीं कहा जाता। इसके लिए इसके अलावा एकल नागरिकता है। यह भी मानना है लोगों को कि भारत में जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो एक ही प्रकार की नागरिकता है, यानी भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में जाने के लिए लोगों को अलग से नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत का नागरिक है वो संपूर्ण सभी 29 राज्यों का भी नागरिक है और केंद्र का भी नागरिक है, यानी पूरे भारत का वो नागरिक है, अलग से नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि संघात्मक व्यवस्था में जो है नागरिकता का को लेकर ये रूल होता है कि भाई एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य का नागरिक नहीं होगा। तो इस आधार पर भी, क्योंकि भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है और एक व्यक्ति जो है वो संपूर्ण भारत का नागरिक है, इसलिए भारत को एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं संसद के पास नए राज्यों का निर्माण करने और उनकी सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति रहती है। तो यदि किसी राज्य का नामकरण करना है या उसका नाम बदलना है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है या कोई नया राज्य बनाना है, तो आर्टिकल 2 के अनुसार, आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 2 के अनुसार, तो कोई भी नया राज्य बनाना है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है, संघ सरकार के पास है, सेंटर सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राज्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भी भारत को एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है, संघात्मक व्यवस्था नहीं कहा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है
राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, एक समान प्रतिनिधित्व जो है वो सभी राज्यों का, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई दो सदनों का होना जरूरी है और दूसरे सदन में जो है सभी राज्यों का नेतृत्व होगा, सभी राज्यों की बात कही जाएगी। परंतु जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है दूसरे सदन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में किसी राज्य के पास 10 राज्यसभा के सदस्यों की सीटें हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास जो है 4 हैं, तो अलग अलग हैं। एक समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में राज्यों का नहीं है। तो इसलिए भी भारत को संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था कहना ठीक रहेगा, ऐसा कुछ विद्वानों का जो है वो मानना है। और दूसरा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ या फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग नहीं है। यह भी आलोचकों का मानना है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संग्रह का तो वर्णन है, यानी राज्यों, कोट एंड कोट राज्यों का संग्रह, इस शब्द का तो जिक्र मिलता है, परंतु संघात्मक व्यवस्था का या फेडरल पॉलिटी का कहीं जिक्र नहीं मिलता। इसलिए भारत को जो है संघात्मक व्यवस्था नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीकृत नियोजन। जो नियोजन जो भारत में होता है, जो प्लानिंग होती है, जो पॉलिसी बनती है, चाहे वो 5 ईयर पॉलिसी है या फिर किसी और प्रकार की प्लानिंग है, उद्योग की प्लानिंग है, शिक्षा की प्लानिंग है, या फिर जो है औद्योगिकरण की प्लानिंग है, कृषि की प्लानिंग है, तो ये सारी प्लानिंग का जो काम है वो केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकारों को प्लानिंग में कुछ ज्यादा बड़ी तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए भी भारत को संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था माना जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकल और संगठित है। भारत की न्यायपालिका जो है वो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था है, यानी दोनों सरकारों के लिए जो एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था है और वो संगठित है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो केंद्र है चाहे वो राज्य है, सबके लिए वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगी। दोनों सरकारों के लिए, दोनों प्रकार की सरकारों के लिए वही हाई कोर्ट काम करेगा, वही सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। अलग अलग हाई कोर्ट या अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है भारत में नहीं है। यह संगठित व्यवस्था है जो न्यायिक व्यवस्था है। राज्यों के पास अपनी कोई अलग से न्यायिक व्यवस्था नहीं है। केंद्र और राज्यों की न्यायिक व्यवस्था जो है वो समान है, बराबर है और एक ही है। इसलिए भी भारत को जो है वो एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है, संघात्मक व्यवस्था नहीं कहा जाता। इसके अलावा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अनुच्छेद 352 के तहत या अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 360 के तहत जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के ऊपर आपातकाल की घोषणा करके जो राज्यों की कानून बनाने की शक्तियां हैं या आर्थिक शक्तियां हैं या वित्तीय शक्तियां हैं या फिर प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो सारी अपने हाथ में ले सकती है केंद्र सरकार। तो इसलिए भी भारत को जो है संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इसके लिए राज्यों को जो है केंद्र सरकार का आदेश मानना भी अनिवार्य होता है। इसलिए भी भारत को संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। तो यदि अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखें कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं और एकात्मक व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं। अब भारत न तो पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था है और न ही पूर्णतः एकात्मक व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ने पर भारत को जो है एकात्मक व्यवस्था में भी तब्दील किया जा सकता है और साधारणतः यानी साधारण काल में, साधारण समय में भारत जो है वो संघात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता रहता है। यदि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहें तो यही हो सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की अनेकताओं को मद्देनजर, भारत की अनेक भाषाओं को मद्देनजर, अनेक धर्मों को मद्देनजर, अनेक भाषाओं को, अनेक संस्कृतियों को मद्देनजर, अनेक प्रकार के कल्चर्स को मद्देनजर, अनेक प्रकार की बोलियों के मद्देनजर जो है भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए जो है भारत को संघात्मक और एकात्मक सरकार का मिश्रण दिया है, ताकि
ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम एकात्मक रूप भी ले लें और वैसे साधारण परिस्थितियों में हम इन राज्यों को, क्योंकि इनके कल्चर अलग हैं, इनकी भाषाएं अलग हैं, इनकी संस्कृति अलग है, इनकी नस्लें भी कई बार जो हैं अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग जैसे अलग नस्ल के कई बार जो है वो माने जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जो है गहराई से सोचते हुए भारत को इस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था दी है कि जो साधारण परिस्थितियों में तो संघात्मक रहे, परंतु विशेष परिस्थितियों में जब भारत की एकता और अखंडता का प्रश्न आए या भारत को एक रखने का प्रश्न आए तो उसको जो है भारतीय व्यवस्था को एकात्मक रूप में तब्दील कर दिया जाए। तो भारतीय संविधान निर्माता ना तो भारत को एकात्मक रूप देना चाहते थे जिसमें जो है राज्यों को डिसइंटीग्रेट ना किया जाए और राज्यों को कोई भी शक्ति ना दी जाए या राज्यों को जो है पावर डेलीगेट ना की जाए, ना तो ऐसा चाहते थे भारतीय संविधान निर्माता, और ना ही ऐसा चाहते थे कि सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दे दी जाएं और इनको जो है कुछ भी ना दिया जाए। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता केंद्र और राज्यों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते थे, इसलिए एक सेमी फेडरल सिस्टम दिया भारत को, एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था भारत को दी ताकि राज्यों को भी अधिकार और शक्तियां मिल जाएं और आवश्यकता पड़ने पर जो है केंद्र को भी अधिकार और शक्तियां जो है वो ज्यादा मिल जाएं। तो केंद्र सरकार को अपर हैंड इसलिए दिया गया है, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर बहुत सारे धर्मों नस्लों के लोगों को राष्ट्रीय एकता में बांधने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो भारतीय जो है व्यवस्था को एकात्मक रूप दिया जा सके। तो ये हमारा एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है भारत में। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था जो है ना तो पूर्णतः एकात्मक है हम, ना पूर्णतः संघात्मक है, दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का भारतीय संविधान में मिश्रण देने का काम किया गया है ताकि भारतीय प्रजातंत्र दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर सके, ताकि सबको सबका हक मिल सके। थैंक यू सो मच।